What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, अगर आप लोग लाइफ में इसको फॉलो करोगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि सोल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, यानी कि या तो जो दिक्कत आप लोगों के सामने आ रही है उसको सोल्व कर दो या फिर आप लोग उसको छोड़ दो कंप्लीटली, पर लेकिन उसके साथ में बेसिकली जूझते मत रहो। वो नहीं कि एक प्रॉब्लम है वहां उसको लिए घूम रहे हैं, उसको सोल्व भी नहीं करना है और दिमाग में घुमाए जा रहे हैं, दिमाग में 24 घंटे बैकग्राउंड में वो चल रही है। अगर कुछ कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते हो जो छोड़ दो, यानी कि या तो उसको सोल्व करो या फिर उसको भूल जाओ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी जिंदगी में है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी में अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, यानी कि फालतू में अपने दिमाग को इधर उधर लगाए रखना है। कई बार कई सारी प्रॉब्लम हम लोग पकड़ कर बैठे रहते हैं, पर लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं निकालते, उसको इग्नोर भी करते रहते हैं, फिर बीच में बोलते हैं यार यह भी करना था। अरे करना था तो करो ना बैठ के, उसको फिर इग्नोर क्यों कर रहे हो। कई बार इस तरीके की कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी, पर लेकिन अगर जिस दिन हम लोग बैठकर उसका सॉल्यूशन ढंग से निकाल पाएंगे वही दिन सही होगा जब हम लोग चीजों को ढंग से पकड़ पाएंगे। यानी कि अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना एक बार स्टार्ट हो गया तो लाइफ में आप लोग खुद देखेगा, आप लोग एक तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल भी पाता स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो लाइफ में आती चली जाती हैं और हम लोग उनको इग्नोर करते चले जाते हैं, पर लेकिन आगे वो काफी बड़ा बवंडर भी बन जाती है। तो इसलिए जो चीजें हैं उसको थोड़ा बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। जो लगता है कि ऐसी चीजें हैं कि हाँ लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए तो उसका जरूर निकालिए, और जो ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है फिर उसको साइड में फेंक दीजिए उठा के, ठीक है। फिर उसके बारे में आप लोग मत सोचिए, फिर अपने काम पर अच्छे से फोकस कीजिए। तो इस तरीके से अगर जिंदगी को जिएंगे तो अपनी एनर्जी को इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, आप लोग काफी इंजॉय करोगे, इसको अच्छे से देखेंगे कई सारी चीजें। पहले आइए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो कोक आइलैंड था यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना था कहां पर ये लोकेटेड है, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिया गया, वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगा। एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये आप लोगों से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माउंट फेयरवेदर, तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, यूएसए, रसिया, कनाडा या फिर ग्रीनलैंड। तो दो मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। लोकेशन आप लोगों को अगर पता रहेगी तो कई बार कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को ये जरूर बताएगा, क्योंकि माइक जो है अब फिलहाल मैं दूसरे वाला यूज कर रहा हूं, तो आप लोगों को पहले के कंपेयर में कैसी आवाज लग रही है ये आप लोग जरूर बताना, यानी कि पहले से बेटर लग रही है, पहले से गलत लग रही है, या फिर एक तरीके से ठीक है, नॉर्मल है, पहले जैसी है। जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा ये एक्सपीरियंस आप लोग जरूर शेयर करना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूं ताकि इस माइक में कई सारी ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों का मुझे एक बार आइडिया हो जाएगा, तो फिर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के जो एडिटोरियल है पहले वो देखेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। तो काफी प्यारा और शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। एक एक करके एडिटोरियल के ऊपर नजर डालेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पहला एडिटोरियल, यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। समझेंगे कि इस तरीके से क्या कंडीशन अभी अफगानिस्तान में बन रही है। एक नया और क्वाड ग्रुप बन गया, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी आप लोग बोल सकते हो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें ये बोला गया था कि हम लोग चिल्लाते तो रहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर लेकिन क्या रियलिटी में हम लोग इतने यूनाइट हैं अपनी सोसाइटी में। तो उसके बारे में जानेंगे, कई सारे फैक्ट्स और फिगर हैं जो आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखने में भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो इस तरीके का डेटा आप लोगों के पास में नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें हैं। नेपाल के अंदर जो अभी रिसेंटली नए प्रेसिडेंट बनकर आए हैं और क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये याद रखिएगा कि नेपाल में अब यहाँ पर उनके द्वारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो जीत लिया गया है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, अब नॉर्मल तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट चलने वाली है। तो देखते हैं कब तक गवर्नमेंट चलेगी यहाँ पर। तो शेर बहादुर देवबा अब फिलहाल यहाँ पर नेपाल के लीडर है, ठीक है। तो ये है एक बात, बाकी तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आप लोग बेसिकली एक हल्का सा आइडिया बस रखना चाहिए कि हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देशदारी में। बेसिकली अपना पूरा फोकस अपनी जो न्यूज रहती है और अपनी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उस न्यूज का, उसके ऊपर आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर काफी डिटेल में। ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर बिल के बारे में जो कि ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में भी एक बिल लाया जा रहा है वो किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है ये लॉकडाउन के जो बेनिफिट है वो बताने की बात की जा रही है। इनडायरेक्ट वे में कई सारी कुछ पॉइंट है आप लोगों को जो जानने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। आज है मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो उसी का रिप्लाई किया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे।
नीचे जो साइड में छोटा सा आर्टिकल है, ये बोला जा रहा है कि देखिए कोविड-19 के चलते कंडीशन क्या क्या हो गई है, ठीक है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसके ऊपर कैसे फोकस दे सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो फोकस मेनली दिया गया है वो दिया गया एलपीजी रिफॉर्म के ऊपर। आप लोगों को पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाया गया था ये 1990s में लाया गया था। तो 1990s में जब ये रिफॉर्म लेकर आया गया तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को हम लोगों ने ओपन किया काफी लार्ज स्केल पर। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री को बैलेंस ऑफ क्राइसिस से बचाया जैसे तैसे करके। तो 1991 में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, नरसिम्हा राव साहब के द्वारा चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो उसके पूरे अभी फिलहाल जो है वो 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर एलपीजी रिफॉर्म के ऊपर अगर आप लोगों को नहीं पता ये रिफॉर्म क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप लोग सर्च कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी पढ़ाई थी 11th वाली, मैंने डिटेल में आप लोगों को ये पढ़ाया था और एलपीजी रिफॉर्म के ऊपर पूरी वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी है। तो उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी इसमें। तो फिलहाल अभी ये बात बोलकर फिर कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही माहौल है जैसा जब उस टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, उस टाइम पर देश की खस्ता हालत थी, अभी कोविड-19 ने खस्ता हालत कर दी है। तो कुछ ऐसा ही काइंड ऑफ रिफॉर्म हम लोग को लेकर आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। बाकी एलपीजी रिफॉर्म के बारे में मेंशन नहीं है कोई ज्यादा यहाँ पर, तो वो वाली वीडियो आप लोग देखिएगा तो ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा या फिर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आइए अब आर्टिकल देखते हैं एक एक कर कर। जो सबसे पहले मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, हमारी सोसाइटी कैसी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये इस तरीके से आप लोग अगर समझेंगे, आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे आप लोगों के एग्जाम के और इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे लिखने के लिए भी इसके ऊपर आ जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बोला गया था कि सबसे बड़ा जो बैरियर है, बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा काफी समय पहले, द सेंट्रल बैरियर, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैरियर है यानी कि जो रोकता है हम लोग को, हमारे देश को एक जगह इकट्ठा होने के लिए, तो एक तरीके से मेकिंग द नेशन, वो क्या है, वह सेपरेट इन, जो एक तरीके से सेपरेशन देखने को मिलता है इन सोशल लाइफ। आज की डेट में एक हिंदू देखने को मिलेगा, एक मुस्लिम देखने को मिलेगा, एक सिख देखने को मिलेगा, एक ईसाई देखने को मिलेगा, ये तो मेन हो गए। इसके अंदर आप लोगों को हजारों कास्ट देखने को मिल जाएगी। तो सोसाइटी कहने के लिए तो यूनिटी में है हम, पर लेकिन इतनी सारी आप लोगों के अंदर डिवाइड देखने को मिलेंगे कि जरा सी देर में रिलीजन के नाम पर लड़ जाते हैं, जरा सी देर में कास्ट के नाम पर लड़ जाते हैं। तो सोसाइटी जो है काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को एनालाइज करना है। तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है जीएस के पेपर 1 के अंदर भी, जो कि हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है। तो अगर आप लोग इनको समझेंगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अभी इसके बारे में जानते हैं क्या आर्टिकल के अंदर बात की गई है। बड़ी ही एक तरीके से डिटेल में चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। टॉलरेंस जो है आज के डेट में सोसाइटी के अंदर, तो आप लोगों को एक अलग ही माहौल इसका देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे तो हमारे देश में सभी बोलते हैं कि एक दूसरे के रिलीजन का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को काफी मानते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग उनकी लाइफ के अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल यहां पर बता रहा है। तो क्या क्या है एक एक कर यहां पर समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर इसके बारे में जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है जो प्रस्तुत की गई, इसमें क्या क्या बातें बोलने की कोशिश की गई ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सके। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये यहाँ पर पेव रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसके द्वारा ये रिसर्च पब्लिश की गई है। इसमें ये बोला गया है कि रिलीजियस के नाम पर देखिए, नेशनलिज्म के नाम पर देखिए, टॉलरेंस के नाम पर देखिए, जो सोसाइटी है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को डिवाइडेड मिलेगी। इनके द्वारा लगभग 30,000 लोगों के ऊपर एक एनालिसिस किया गया। जैसे कि मैं आप लोगों के पास में हूं माइक लेकर और मैं आप लोगों को पूछूं कि एसएलवी जो परिवार है, एसएलवी फैमिली से अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से ये परिवार चल रहा है। तो एक तरीके से ऐसे लोगों से जा जाकर क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें काफी सारे एक तरीके से हैरत करने वाले, एक तरीके से हैरत, क्या बोलते हैं उसको, हैरत अंगेज जो सच है वो यहां पर सामने है, जिसमें बोला है कि 85% जो हिंदू हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं ऑल द रिलीजन, जो भी देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, तो ये बात यहां पर बोली गई। इसी के साथ में अगर देखें 64% के करीब जो हिंदू हैं, ठीक है, उनके लिए देखेगा अगर यहां पर, वो एक तरीके से एक वो नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि हिंदू जो है वो ट्रूली इंडियन एक तरीके से देखा जाता है कि हाँ, एक तरीके से कई बार देखा होगा ना सोसाइटी में कि हिंदू का हिंदुस्तान हो गया, मुस्लिम का पाकिस्तान हो गया। पर लेकिन इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन में हमारी कंट्री में भी बहुत सारे आप लोगों को मुस्लिम भाई बहन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग ये बोले कि हिंदू का हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान जो है मुस्लिम का हो गया। ये एक तरीके से कुछ ऐसे कुछ ही % लोग हैं सोसाइटी में जो इस तरीके की बात बोलकर सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं।
80% में अगर आप लोग बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर हिंदी स्पीक बोली जा रही है, ठीक है, तो वो ट्रूली इंडियन है, यानी कि जो प्रॉपर हिंदी बोल पा रहा है वही हमारे देश में हिंदू है, वही एक इंडियन है, ठीक है। तो इस तरीके के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नॉर्मली जो हिंदुत्व को फॉलो करके चलते हैं वो इस तरीके के डायलॉग आप लोगों को मारते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसे ऐसी स्टेटमेंट यहां पर दी जाती है। तो ये इस तरीके से डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऐसे पॉइंट कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे रखा है, किसी नेता का नाम दे रखा है, एग्जाम में कहीं पर भी आप लोगों को यूज नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल में दिए रहते हैं वो एक अलग बात है, पर एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें ये सुनकर मुझे रियलिटी में मुझे भी सरप्राइज हुआ थोड़ा सा कि एक भी सिंगल मुस्लिम जो है यहां पर इस पर्टिकुलर जो है फिलहाल पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो इलेक्ट होकर नहीं आया, ठीक है। तो इसके टिकट पर, यानी कि ये बोला कि कोई भी टिकट पर जो है इलेक्ट होकर नहीं आया। जबकि अगर बात करें तो यहां पर 200 के करीब हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी है, तो इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट टाइम पे देखने को नहीं मिल रही है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग वैसे बोल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पर रियलिटी में आप लोग देखिए एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को हम लोग कहां पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में हमारी क्या डेमोक्रेसी है, जो वो एक तरीके से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यूएसए की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग क्या अपनी कंट्री में अपने ही लोगों को ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो हम लोग इसको डेमोक्रेसी कैसे बोल पा रहे हैं? तो ये भी कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा ये बोला गया, ये बड़ा ही नॉर्मल है कि हाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया और उसको कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा हो सकता है कि हम लोग किस तरीके से अपने देश में माइनॉरिटी को लेकर चल रहे हैं। कई और यहां पर अलग अलग बातें देखने को मिली। 80% के करीब ऑल रिलीजन के जो लोग हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन का। काफी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे रिलीजन का रेस्पेक्ट करें, जरूरी भी है। पर लेकिन अगर डेटा आगे चलेंगे 91% जो हैं वो फ्री प्रैक्टिस करते हैं देर अपने रिलीजन को। 77% जो मुस्लिम है वो बिलीव करते हैं कि हिंदू के जो कर्मा वाला फंडा है, ठीक है, इनके जो कर्मा नहीं होता, कर्मा फॉलो करता है, जो कोई जैसा करेगा वैसे ही भरेगा काइंड ऑफ, या फिर कर्म के ऊपर ही इंसान की जिंदगी टिकी होती है, ठीक है, उस तरीके से। पर लेकिन अगर बात करने लगे यहां पर जो ये सारे इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि हाँ सब रिलीजन को फॉलो करो, सब इक्वल हैं, सारी चीजें हैं। जब बात करते हैं इंटर रिलीजन मैरिज की या फिर फ्रेंडशिप के बारे में या फिर पड़ोसी के बारे में, यानी कि अगर एक हिंदू को बोले वो मुसलमान लड़के से शादी करनी है, एक मुस्लिम को बोले वो हिंदू से शादी करनी है, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरी सोसाइटी में उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि इंटर रिलीजन मैरिज खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। दूसरा, बहुत सारा ये देखा गया दोस्तों के बारे में, किस किस का दोस्त हिंदू है, किसका दोस्त मुसलमान है, कि मुसलमान के दोस्त हिंदू और हिंदू के दोस्त मुसलमान है, तो काफी कम ऐसे लोग यहां पर देखने को मिले। अगर बात करें तो पड़ोस में भी एक दूसरे के रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई मुस्लिम का मोहल्ला है वहां पर हिंदू जाकर रहना पसंद नहीं करेगा, कोई हिंदू का मोहल्ला है वहां पर मुस्लिम जाकर रहना पसंद नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहां पर जब एक एनालिसिस किया गया तो कहने के लिए तो हम लोग काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में यूनाइट हैं, पर लेकिन लार्ज स्केल पर हम लोग एक दूसरे से डिवाइडेड यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहां पर 67% के करीब जो हिंदू और 80% के करीब जो मुस्लिम है वो ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन है उसको अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए, अपनी कम्युनिटी के अलग शादी नहीं करनी चाहिए। फिर से देखिए यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन ही पूछा गया था ना, क्वेश्चन था या ऐसे था शायद, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर जो आप लोगों का जो पॉइंट बना था, हमारे देश में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आज की डेट में भी वुमेन को, यानी कि जो महिलाओं को है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जाती है। लड़का कुछ भी कर ले, लड़के को सब चीजें जायज हैं, पर लेकिन लड़की कुछ ना करे, एक तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग आज की डेट में देखकर चले, आप लोग उठाकर देख लीजिए, आप लोग हिस्ट्री चाहे कहीं आसपास में भी, अगर कोई पर्टिकुलर लड़की है और एक लड़का है तो लड़का नॉर्मली इतना सपोर्ट नहीं करता है मां बाप को जितनी लड़कियां सपोर्ट कर देती हैं। लड़कियां किस हद तक जाकर मां बाप के लिए सपोर्ट करती हैं आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, पर लड़का आज की डेट में काफी हद तक इन सब चीजों को हटकर एक अलग ही दुनिया में जीना स्टार्ट कर देता है। शादी हुई या फिर कोई और जिंदगी हो गई, कहीं कुछ और चलना स्टार्ट हो गया, तुरंत मां बाप जो है वो साइड में कर दिए जाते हैं। ऐसी ऐसी भी वीडियो वायरल हुई है कोविड-19 के टाइम पर कि अपने मां बाप को पीटा जा रहा है, ठीक है, घर से निकाला जा रहा है। अगर वाइफ को कुछ बोल दिया उसकी मां ने, अभी एक ऐसा केस अभी देखने को मिला, ये काफी वो लगा अटपटा, एक न्यूज सुन रहा था, उसमें ये था कि एक पर्टिकुलर मां को पीटा गया बेटे के द्वारा क्योंकि उसने उसकी वाइफ को कुछ बोल दिया था, तो उसको चप्पलों से पीटा मां को। तो यहां पर लोगों ने कंप्लेन करी तो उसको इंसान को पुलिस उठा के ले गई, तो वो मां जो है वो उसमें थाने में पहुंच गई कि मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो ऐसी होती है यार मां, ठीक है, ऐसे होते हैं मां बाप। अगर आप लोग देखकर चलें, एक मां बाप ही है जो कभी नहीं चाहेंगे अपने, जो बेसिकली एक मां बाप ही है जो कभी नहीं चाहेंगे अपने बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान हो, पर लेकिन बच्चे ये चीजें भूल जाते हैं। पर लेकिन कभी भी ऐसी चीज आप लोगों ने लड़की को नहीं देखी होगी कि लड़की अपने मां बाप पर हाथ उठा रही है।
लड़कियां हमेशा कभी भी माँ बाप पर हाथ नहीं उठाएंगी, चाहे माँ बाप कितना ही क्यों ना पीट ले, कितना ही क्यों ना मार ले, पर लेकिन लड़कियां कभी ऐसा करती हो आप लोगों को नजर नहीं आएगी। और लड़का जरा सी देर में ऐसा करता हो आप लोगों को नजर आएगा सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये गलत तरीके का जो माहौल रहता है कई बार, ये हम लोग को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। तो अभी बोल सकते हैं यहां पर 67% के करीब हिंदू और 80% के करीब मुस्लिम ये कहते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए। मुस्लिम जो लड़की है या फिर हिंदू जो लड़की है, दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करनी चाहिए। और यहां पर हिंदू फिर भी थोड़े लिबरल है, मुस्लिम का थोड़ा और ज्यादा टाइट यहां पर रहता है कि अपनी कम्युनिटी की अगर कोई लड़की है वो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी में। 86% के करीब हिंदू के बारे में अगर बात करें, उनके क्लोज फ्रेंड अगर बात करें वो एंटायरली हिंदू ही है या फिर अपने रिलीजन के ही है। इस तरीके से फंडा देखने को मिलेगा, यानी कि एक दूसरे के रिलीजन में दोस्ती करना भी ज्यादा पसंद नहीं है कि हाँ यार ये वो तो ऐसा, ये तो ये करता है, वो तो ये करता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा यूनाइटेड हैं, तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। अगर सर्वे के बारे में और बात करें, आप लोगों को देखने को मिलेगा एंटी नेशनल अगर बात करें, यहां पर कई बार जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एंटी नेशनल बोला जाता है। तो हिंदुत्व की अपील रहती है कि हाँ ये एंटी नेशनल है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जैसे कि कहीं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें हो गई, तो कोई पर्टिकुलर जो ये काम करते हैं वो ओनली 5% होते हैं। ठीक है, पर लेकिन इसका खामियाजा जो होता है वो पूरा, अगर दूसरे जो 90% बच गए उनको भी झेलना पड़ता है। अभी यहां पर इनके द्वारा जब एनालिसिस किया गया तो ये बोला गया कि 95% जो मुस्लिम है या फिर सिख कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी देश के अंदर है, वो ये बोलते हैं कि हम लोग को प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियंस, यानी कि एक तरीके से उनके दिल में अपना देश बसा हुआ है। पर लेकिन 5% ऐसे तत्व होते हैं सोसाइटी में, वो किसी भी कम्युनिटी में आप लोगों को मिल जाएंगे जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और उसी के बेस पर फिर सारी जो एक कम्युनिटी है वो बदनाम हो जाती है। तो इस तरीके की भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हर एक रिलीजन के अंदर कास्ट के बेस पर भी आप लोग काफी ज्यादा डिवाइड देखने को मिलेगा। देखिए नॉर्मली रिलीजन के बेस पर तो आप लोग डिवाइड रहते ही हैं, आगे कास्ट के बेस पर भी काफी डिवाइडेड रहते हैं। 64% वो कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कास्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कास्ट के बिना जी नहीं पाएंगे, यानी कि कास्ट उनको सब कुछ दे रही है। तो कास्ट क्रॉस करना एक काफी, अगर शादी के लिए तो ये भी एक टफ काम रहता है। देखिए सबसे पहले होती है अपने परिवार के अंदर कास्ट को उनको है अपनी ही कास्ट में शादी करना, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में अगर दूसरे रिलीजन में पहुंच जाए तो त्राहिमाम हो जाए कि ये कैसे हो गया। तो 70% के करीब वो कह रहे हैं कि क्लोज फ्रेंड जो है वो एक तरीके से अपनी ही कास्ट के रहते हैं, जैसे अपने ही रिलीजन के रहते हैं, तो अपनी ही कास्ट के भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो कम से कम जो पढ़ा सेक्शन है, सोसाइटी का पढ़ा लिखा सेक्शन है, वो अब ये बैरियर को थोड़ा तोड़ रहा है अपनी उसमें बात करें। इसमें आर्टिकल में तो बेसिकली इसका रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया। रियलिटी में आप लोग देखिए पहले टाइम पर जब यहां पर हमारी कंट्री में संविधान बनाया जाता था, उस टाइम पर जो दुर्दशा थी देश की, और आज की डेट में आप लोग देखिएगा आज के डेट में काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, कई सारे ग्रुप हैं आज के डेट में जो एक तरीके से अक्रॉस द रिलीजियस या फिर कास्ट के बेस पर डिवाइडेड रहते हैं, वो एक अलग बात है। पर लेकिन आज की डेट में भी आप लोगों को पहले के कंपेयर में अगर देखेगा, इंटर कास्ट आप लोगों को मैरिज होती हुई नजर आएगी, इंटर रिलीजन आप लोगों को मैरिज होती हुई नजर आएगी। आज की डेट में ये चीजें सपोर्ट की जा रही है। आज की डेट में मैटर क्या कर रहा है, मैटर कर रही है सक्सेस। अगर आप लोग कल को चलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो आप लोगों की कास्ट जो है वो आईपीएस बन जाती है, आप लोगों की कास्ट जो है वो आईएएस बन जाती है, आप लोगों की कास्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाती है। वहां पर वो चीजें नहीं रहती है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सही पढ़ लिख कर अगर एक बच्चा जो है वो कहीं फॉरेन में चला गया, एक सही पढ़ लिख कर एक बच्चा कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करे, किसी ने अपना खुद का बिजनेस अगर एस्टेब्लिश कर लिया, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को चीजें ये देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी कास्ट और रिलीजन की चीजों को थोड़ा डाइल्यूट कर रही है। कास्ट की चीजों को तो डाइल्यूट कर रही है, रिलीजन में फिर भी आप लोगों को अभी थोड़ा टाइट हार्ट देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। अब यहां पर आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, क्या हमारी सोसाइटी जो सेपरेट है, सोशल लाइफ जो हमारी सेपरेट है, क्या उसकी वजह से हमारा जो नेशन है हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं बैरियर है उसके लिए? तो इसको आप लोगों को स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पुराने उठाकर देखे होंगे तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। देखिए वैसे तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों का प्रीलिम्स भी आ रहा है, ईपीएफओ का पेपर भी आ रहा है, पर लेकिन ज्यादा नहीं, आप लोग आधा घंटा निकाल सकते हैं, 30 मिनट निकालकर भी अगर आप लोग एक आंसर लिख लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर ढंग से आंसर लिखना आप लोग जान गए तो 10 मिनट ही लगेगी, 10 मिनट में आंसर को लिख के फेंक देंगे साइड में आप लोग। ठीक है, पर लेकिन वैसे अगर लग रहा है कि अभी लिखना स्टार्ट ही करने चीजें चल रही है, तो मैक्सिमम आधा घंटा आप लोगों को लगे चीजों को सोचने में, समझने में, तो इतना तो निकाल ही सकते हो अगर अपने टाइम को ढंग से मैनेज करके चल रहे हो। उससे ज्यादा तो इधर उधर टाइम को वेस्ट कर देता है इंसान। तो थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग लिखिएगा, या तो फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर, और एक दूसरे का आंसर जरूर एनालाइज कीजिए। जो बच्चे अच्छा लिख रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो नहीं लिख पा रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, इस तरीके से लिखो, तभी चीजें आप लोग ढंग से देख पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर सोसाइटी के बारे में अगर आप लोग बात करिए।
और क्वेश्चन मेरा देने का मन तो एक ही था, पर फिर यहां पर भी मेरा मन कर गया कि एक क्वेश्चन और हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जो अवैध मानव व्यापार किया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग देखकर चलिए तो यहां पर यह बोला जा रहा है इससे रिलेटेड कि आज की डेट में सोसाइटी में कई सारे कारक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मानव व्यापार के बेसिकली बात करेंगे तो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, क्या आवश्यक है, उसके ऊपर आप लोगों को बेसिकली डिस्कस करना है कि क्या क्या आप लोग यहां पर इन फैक्टर को काउंट कर सकते हैं कि आज के डेट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरीके सोसाइटी में देखने को मिलती है। मानव तस्करी कैसे, जैसे स्लम डॉग मिलियनर आप लोगों ने मूवी देखी, उसमें छोटे से बच्चों को उठाकर लेकर लाया जाता था चोरी कर करके, फिर उन बच्चों को किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, उसको अंधा कर दिया, उनसे भीख मंगवाई जा रही है। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पकड़कर ले जाते हैं, उनसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनवाई जाती है, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। किसी वुमेन को उठाकर लेकर आगे फिर उसको देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया, उसकी लाइफ बर्बाद कर डाली, ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी, उसको पैसे कमाने का साधन बना लिया। तो ये इस तरीके से अगर कोई हरकतें होती है तो उसको बोलते हैं एक तरीके से मानव, एक तरीके से अवैध मानव तस्करी, एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लेना, पर पहले वाला आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसके ऊपर आगे भी कई सारे अभी आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अभी ये बिल की फॉर्म में, आगे एक्ट बनेगा तो और सारे आर्टिकल आप लोगों को नजर आएंगे। अभी किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं आखिर क्यों ये न्यूज में। हमारी कंट्री में अभी बात की जा रही है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है बेसिकली कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो यहां पर प्रिवेंट करना है, केयर करनी है और रिहेबिलिट करना है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अवैध तरीके से उसको उठाकर कहीं से लेकर आया गया है तो किस तरीके से आप लोग वहां पर प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी हरकतें देखने को न मिले। अगर किसी को उठा लिया, कैसे केयर करना है, कैसे रिहेबिलिट करना है ताकि वो उस पर्टिकुलर सदमे से बाहर निकल सके। तो इसकी जो चीजें हैं उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सप्लोटेटिव ये आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। आप लोगों ने कई बार इस तरीके से भी देखा होगा, कई सारे जो लोग हैं वो ISIS के साथ में जुड़ जाते हैं और वहां पर उनको साथ में जो उनको सेक्स स्लेव बना के रखा जाता है, उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिर उसको छोड़कर भाग कर आते हैं। और बहुत कम ऐसे सौभाग्यवाली इंसान होते हैं जो वहां से बचकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नादिया मुराद का नाम सुना था ना, जो डिस्कस भी किया था, नोबेल प्राइज विनर। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर उनको अकेले को नोबेल प्राइज मिला था, उनके साथ में किसी और को भी मिलाकर ये नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आप लोगों को बताना है और किस ईयर में ये नोबेल प्राइज मिला था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर फिलहाल बात करें हमारी कंट्री में बेसिकली अगर बात करिए तो देखिए कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा एक इंपैक्ट तो डालती है। कोई ट्रैफिकिंग ऐसी होती है तो काफी हानिकारक है, चाहे सोसाइटी के बारे में बात कर लीजिए तो इसको देखकर चलना पड़ेगा। तो सोसाइटी, गवर्नमेंट, सबको यहां पर इसको रोकना पड़ेगा और इसके बारे में एक तरीके से जो बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही है सोसाइटी के अंदर में और क्या क्या डिसीजन आप लोग ले सकते हैं उसको देखना पड़ेगा। कैसे अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है उसको आप लोगों को हैंडल करना है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जो दुर्घटना देखने को मिलती है ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा ये यातनाएं झेलते हैं वो महिला और बच्चे झेलते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि महिलाओं और बच्चों को इन सब चीजों से कैसे बचाना है, क्योंकि अगर इनको हम लोग बचा पाए तो सोसाइटी में एक तरीके से अपनी यंग जनरेशन को और खासकर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। अभी अगर बात करें बेसिकली प्रोवाइड करानी है केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, तो ये सारी बात की गई है बिल के अंदर में। इसी के साथ में यहां पर रेस्पेक्ट करना है राइट को, क्योंकि उनके पास भी उनके फंडामेंटल राइट है, उनके पास भी सारी चॉइस है जो हमारे पास में है, पर लेकिन नॉर्मली वो देखने को नहीं मिलती है। क्रिएट करना है लीगल तरीके से, यानी कि कोर्ट पुलिस सिस्टम पूरा सपोर्ट करे, इकोनॉमिक तरीके से उनके पास में सपोर्ट होनी चाहिए और सोशल इन्वॉल्वमेंट भी उनका एक्सेप्ट करे। कई बार ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि किसी को अगर किसी ने किडनैप कर लिया, सोसाइटी में किसी अगर महिला का अगर रेप हो गया तो उसमें उस महिला की क्या गलती है, उसमें इंसान की उसकी गलती है जिसने हरकतें की हैं। फांसी पर उसको चढ़ाओ, नंगा करके उसको गोली मारो, तो इंसान की उसकी हरकतें उसको देखना चाहिए। करते क्या सोसाइटी में जो महिला जिसके साथ में एक दुर्घटना घटती है उसको गलत तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक सोसाइटी का एक अलग चेहरा निकल कर आता है जिसके साथ में मिलकर काम करना चाहिए, जिसको और सपोर्ट करना चाहिए, जिसको जरूरत है उस टाइम पर एक सोशल सपोर्ट की, उसको सबसे ज्यादा इरिटेशन झेलनी पड़ती है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। तो अभी जो ये जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात एक तो ये है, ये सेकंड बिल है यहां पर, इससे पहले भी आ चुका है। उन्हें कहते हैं तन्नुवेट समन्नु में कि हाँ शर्मा जी ने पहले भी शादी की है तो वही बात है, ये बिल पहले भी आ चुके हैं, पर लेकिन पहले ये बेसिकली अपर हाउस में कभी पहुंचा ही नहीं। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था, पर लेकिन राज्यसभा में पहुंचा ही नहीं। अब फिर से इसको यहां पर लेकर आया जा रहा है, तो इसके चलते फिर से यहां पर चीजें देखी जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि देश के अंदर तो अगर कोई दुर्घटना महिला के खिलाफ कोई ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग घटती है तो वो देखी जाएगी। देश के बाहर भी अगर हमारे किसी नागरिक के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है उसको भी यहां पर देखा जाएगा, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी महिलाओं को शादी के नाम पर बाहर ले जाते हैं कि हाँ शादी करेंगे उसके साथ में और अनैतिक तरीके से, और फिर कई बार जाकर उनको वहां पर उल्टी सीधी हरकतें का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छा स्टेप उठाया गया कि इसको भी सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहां पर बेसिकली एंटी ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें तो स्टेट और नेशन के तौर पर काम किया जाएगा मिलकर, यानी कि राज्य भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलकर काम करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट राज्य सब काम करेंगे अच्छे से। तो बिल जो है वो अभी यहां पर पब्लिक डोमेन में, और इसके बाद में यहां पर बेसिकली सब अपनी अपनी बातें बताएंगे, जो इसको क्रिटिसाइज करना है वो क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर में ड्राफ्ट तैयार करूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई किताब लिखूं, उस किताब को लिखने के बाद में मैं उसको वेबसाइट पर डाल दूं और बोलूं यार इसको पढ़ो, आप लोगों को लगता है फायदा पहुंचाएगी लोगों को, अगर हां तो इसको प्रिंट करा देते हैं, अगर ना तो फिर इसको कचरे में फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, अगर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सही चीजें उसके अंदर में। तो इस तरीके से बिल को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कमेंट जानने के लिए कि लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, नहीं यार ये किताब में ये चैप्टर और ऐड कर लो, इस किताब को ऐसे कर लेते हैं, तो वो वाली चीजें। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिटिसाइज की गई हैं, ना तो गरीबी को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कई बार गरीबी जो है इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर करती है, उधारी में लोग पड़ जाते हैं तो ऐसी दिक्कतें पड़ जाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो ऐसी दिक्कतें पड़ जाते हैं, और कोई ऐसी डेवलपमेंटल स्कीम के बारे में भी नहीं बात की जा रही है ताकि इस पर्टिकुलर दिक्कत को सोल्व किया जा सके। यानी कि जो ड्राफ्ट यहां पर ये पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को ये सारी चीजों की कमियां देखने को मिलेगी, यानी कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए थी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर मुझे देखने को मिला, जो कि एक फेडरल सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, यानी कि संघवाद के ढांचे के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, यानी कि हमारी कंट्री में जो स्टेट है उसी के साथ में यूनियन गवर्नमेंट है, वो अलग अलग अपनी अपनी पावर रखते हैं, पर लेकिन एनआईए जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन पर्टिकुलर मुद्दों को टैकल करने के लिए। तो राइटर यहां पर ये बोले कि एनआईए ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डन है, ऑलरेडी दुनिया भर के आप लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये गलत है कि ऑलरेडी बर्डन एजेंसी को आप लोग ये काम दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि फेडरलिज्म को आप लोग ताक पे रख रहे हैं साइड में, क्योंकि लोकल इंफोर्समेंट एजेंसी जो है उसको आप लोगों ने कहीं काउंट ही नहीं किया इसके अंदर। तो लोकल एरिया पे ये क्राइम हो रहे हैं और लोकल एरिया की जो एजेंसी है उन्हीं को आप लोग काउंट करके नहीं चल रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से सही बात नहीं होगी, आप लोग उनको भी काउंट करके चलना चाहिए था ताकि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढंग से निकाला जा सके। कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर बातें जो क्रिटिसाइज की जा रही है, यहां पर जिस तरीके से डिफाइन किया गया यहां पर, एक तरीके से अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है एक तरीके से अपनी मर्जी से, जैसे कि सेक्स वर्कर है, ठीक है, तो अपनी मर्जी से वो इस पर्टिकुलर धंधे को चूज करते हैं कई सारे लोग, जो कि उनको लगता है कि हाँ उनके पास में यही एक साधन है अपनी जिंदगी को लेकर चलने का। कई सारे लोग देखने को मिलेंगे, हालांकि बहुत कम है, पर लेकिन जो भी है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, तो उनको विक्टिमाइज की तरीके से देखा जाएगा, एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके ऊपर किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो ये भी यहां पर कई सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन कई सारे लोगों का ऐसा है, जैसे कि अगर बात करें यहां पर जो एडल्ट है, वो जो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मान लीजिए 18 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई यहां पर कुछ ऐसी चीजें जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह अगर कोई देखता है, तो वो उनकी इच्छा होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से उसको देखें या फिर ना देखें। तो इसमें लॉ के थ्रू एक तरीके से उसको इस तरीके से टाइट करके चलना, तो ये एक तरीके से कई सारी आम सहमति जो है इस पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी कि इसको कैसे बैलेंस करके चलना है, ठीक है। आप लोग ये समझिए, जैसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें तो अगर एनसीईआरटी में जाएंगे आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर चैप्टर देखने को मिलेंगे, पर मैक्सिमम स्कूल के अंदर उनको स्किप कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, समझाएंगे नहीं बच्चों को कि ये गलतियां हैं, ये सही चीजें होती हैं, इनके बारे में बताएंगे नहीं, जैसे कि लड़कियां जैसे उनकी एक एज होती है जिसमें पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो नेचुरल चीजें, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, और वो एक तरीके से इतनी सही चीज है जिसकी वजह से हमारी जैसे इंसान इस धरती पर पैदा होते हैं और हम लोग उसको गलत तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग उसको ही देखते हैं तो अपवित्र हो गया, मतलब जिससे निकलकर आ रहा है इंसान बाहर जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर से, उसी को अपवित्र बता दिया, तो ये सारे इंसान ही अपवित्र हो गए। फिर तो उसको आप लोग देखिए किस तरीके से लेकर चला जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, जिनको नॉर्मल ओपन तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि फिर वही बात बोलूंगा, जान है तो जहान है, हम लोग जान को साइड में रख देते हैं और जहान के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें अभी हमारी कंट्री में कई सारे पॉपुलेशन कंट्रोल के अभी वो एक तरीके से प्रोविजन ड्राफ्ट लाए जा रहे हैं, पर लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बच्चों को अगर स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया जाए कि हाँ ये चीजें होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। किसी को अगर आज की डेट में भी आप लोग देखो, जैसे गर्ल्स को अगर पैड लेनी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करना है, या फिर अगर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप लोग को यूज करना है, ठीक है, उसको हम लोग आज के दिन बात करने से भी डरते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं।
जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, कोई इस तरीके से चीजें हो गई, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अभी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सैनिटरी पैड्स वगैरह या फिर जो कॉन्डोम्स वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं लोगों को, उनको अवेयर कराया जाता है कि हाँ इनको आप लोग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी देखने को मिलती है। पता चला किसी के साथ में फिजिकल हुए, उसको पर्टिकुलर पर्सन को एड्स था, दूसरे को एड्स हो गया, उसकी जिंदगी वैसे बर्बाद होगी। तो एक तरीके से इंसान को अगर ये चीजें हम लोग बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो समझेगा कैसे? उसकी पता चला इंसान की डेथ हो जा रही है, इंसान बीमार हो जा रहा है, तो अगर उसको एजुकेट अगर आप लोग कर दे रहे हैं तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पर लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हुए शर्माते हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जरूरी है सोसाइटी में इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, जो कि हम लोग काफी हद तक नहीं बात करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं टीचर को इन चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में जो खासकर बड़े भाई बहन है, उनको अपने छोटे भाई बहन के साथ में पेरेंट्स को भी कम से कम इतना हम्बल अपने बच्चों के साथ में बात करनी चाहिए, ताकि उनको समझाया जा सके। फिर क्या होता है, फिर वो माँ बाप की तो सुनते नहीं है, फिर वो किसी और से जाकर बातें करते हैं, और वो इंसान अगर गलत मेंटेलिटी का होगा तो गलत तरीके से ट्रीट करेगा और फालतू में जिंदगी बर्बाद होती नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के बेस पर भी हम लोग ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो उन चीजों को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यहां पर ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग सुधार सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी ऐसे भी सोसाइटी में चीजें हैं कि जैसे किसी का रेप हो गया, वो उसको रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि अगर कोई यहां पर इस तरीके से कि मैंडेटरी कर दिया गया पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको पेनल्टी लगेगी, तो इस तरीके से मैंडेटरी किया जा रहा है। पर लेकिन इससे लोग जो है कई बार और डर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी का रेप करके किसी पर्टिकुलर बंदे के ने किसी का रेप किया, ठीक है, तो रेप करने के बाद में मैक्सिमम केस आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है आज के डेट में, उस पर्टिकुलर लड़की की डेथ कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। रीजन क्या है कि कल को चलकर वो मुंह ना खोल दे। तो कभी कभी आप लोग अगर बहुत ज्यादा टाइट अगर इस तरीके से कोई आप लोग सजा देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका ये भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप लोगों को कि उस इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर ये लगता है कि चलो रेप हो गया तो कोई नहीं, अगर एक नॉर्मल तरीके से, एक होनी कि एक उस तरीके से ना रहे कि रेप हो गया तो अभी तुमको गोली मार देंगे। कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर गोली मार दी जाती है खड़ा कर, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं देखो यहां पर समझने के। एक इंसान ने किसी का रेप किया, ठीक है, उस इंसान ने रेप किया, अब उसको पता है कि तुझे सजा होने वाली है, ठीक है, तो अगर इसने मुंह खोला तो सजा होगी, और तुमको सजा होगी फांसी की, तुम मारे जाओगे, और सजा इतनी तगड़ी होगी, तुम्हारा डिसीजन 6 महीने में आएगा। तो वो रेप किया, उसके बाद में उसको मार देता है। कई सारे केस देखने को मिले, जला दिया। अभी एक डॉक्टर की थी यहां पर साउथ इंडिया में, आप लोगों ने देखा, उसकी बॉडी मिली आधी जली हुई। तो ऐसी दुर्घटना भी यहां पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है, पर लेकिन उस डिटरेंस के साथ साथ में आप लोग कुछ ऐसा भी प्रोविजन करना पड़ेगा ताकि जिसका रेप किया जा रहा है उसको कई बार मारे ना, कम से कम एक तरीके से इंसान की जान बचे। तो कुछ ऐसा भी आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि आज की डेट में अगर बात करके देखिए, आप लोग अगर चीजों को ढंग से लेकर चले, आप लोग बच्चों को भी गाइड करके चले, सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है। मैक्सिमम चीजें तो सोशल मीडिया की हैंड से साइड से चल रही है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे वाला लगाए आप लोग, इसी के साथ में सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएं। कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप लोग इनको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि ये चलना पड़ेगा आप लोगों को। अभी यहां पर मेंशन किया जा रहा है डेथ पेनल्टी के बारे में, यहां पर इसके बारे में। तो ये ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है आज के में डेथ पेनल्टी जो है वो हटा रही है अपने देश में से। हम लोग डेथ पेनल्टी को यूज करें, तो इसको भी यहां पर बेसिकली अलग तरीके से देखा जा रहा है कि डेथ पेनल्टी क्या एक सही सोल्यूशन है किसी पर्टिकुलर मुद्दे का। आप लोग ये सोचिए, एक इंसान के द्वारा एक लड़की का रेप किया गया, उस लड़की का रेप किया गया बड़े ही घिनौने तरीके से, जैसे निर्भया वाला रेप था, उसका आप लोग उदाहरण ले लीजिए। तो ऐसे इंसान को क्या एकदम फांसी पे लटका देना चाहिए? आपको क्या लगता है? या फिर ऐसे इंसान को जेल में रख के उसको ऐसा करे कि उसको तिल तिल कर मारे, उसको एक एक दिन उसको ये लगे उसकी जिंदगी जो है वो एक तरीके से उसको मौत आसान लगने लगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला होना चाहिए, ताकि खौफनाक मंजर उसको देखने को मिले और वो आगे आने वाले लोगों के लिए भी उदाहरण सेट हो जाए। एक बार उठा लिया आते तो ऐसे रहता है क्या होगा, फांसी हो जाएगी, मर जाएंगे, काम खत्म होगा, एक दिन सबको मरना है। उसको ऐसे करो कि वो जिंदा रहे, उसको तिल तिल करके मारो कि वो मरने के लिए भी गुहार मांगे कि हाँ मुझे मार दो, ठीक है, ऐसा कर दो उस इंसान को। तो तब जाकर चीजें जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं, एक तरीके जो बोलते हैं ना कि फांसी बहुत ज्यादा और मारने वाला जो तरीका है वो बहुत ज्यादा सही रहता है, नहीं, वो तो एक तरीके से मुक्ति होगी उसको तुरंत जरा सी देर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर पैटर्न में उसको पहले इस तरीके से उसको करना चाहिए ताकि वो एक तरीके से गिड़गिड़ाए कि मार दो मुझे मौत अच्छी लग रही है जिंदगी के कंपेयर में, तो वो वाली सजा होगी अगर कोई ऐसी दुर्घटना करता है तो। पर लेकिन फांसी जो है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, खिलाते पिलाते रहते हैं फिर फांसी देते हैं उनको, तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी।
चलिए जो भी है, कई सारी कंट्री हैं जो चीजें फॉलो करती हैं, पर फिलहाल के टाइम पर ये ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं डिटरेंस क्रिएट करने का काम कर सकती हैं काफी हद तक, पर लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैटर्न में चलेंगी। ऐसा नहीं कि एक एंगल को देखकर हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है उसको चीजों को स्कैन करना चाहिए और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो भी बिल के लिए सजेशन लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आनन फानन में कुछ भी कर बैठ जाए, पता चला पब्लिक डरी फिर रही है इन सब चीजों से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अप्रोच बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए कि सबको साथ में लेकर चला जा सके, ठीक है, सबसे बातें की जा सके और क्यूरेटिव फैक्टर आप लोगों को लेकर चलने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से सोसाइटी में चीजें चल रही है उसको देखना पड़ेगा। अगर उससे लोग डरने लगे तो और ज्यादा लोग जो हैं, अगर कुछ ऐसा लगा कि गलत चीजें हैं, लोगों को समझा नहीं पाए, जैसे दवाई चल रही है कोविड-19 की, तो लोग जो है बोल रहे हैं दवाई लेने से ही लोग जो है उनकी डेथ हो जाएगी 2 साल बाद, ऐसी फालतू की चीजें चल जाती है, ठीक है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। जो चीजें आप लोग सही तरीके से लेकर लाए वही नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग इन चीजों को नॉर्मल तरीके से लेकर चलिए और सही पैटर्न में इनको समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है यह है अफगानिस्तान के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था तालिबान के बारे में, कल भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तालिबान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बैटल, छोटी छोटी बैटल्स जो है वो यहां पर तालिबान जीत रहा हो, पर लेकिन वॉर जो है एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो हमारे हाथ में होगा, ये गनी साहब के द्वारा बोला गया है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर अभी जो है वो ये है कि क्वाड ग्रुप एक नया बनाया गया है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसमें यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो इनको मिलाकर यहां पर काम किया जा रहा है। समझिएगा आप लोग यहां पर किस किस को मिलाकर काम किया जा रहा है, यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक मिनट देखिए, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान, ठीक है, और यहां पर हो गया यूएसए, ठीक है। तो ये सारे मिलकर यहां पर एक नया क्वाड ग्रुप बना रहे हैं। जो एक दूसरा क्वाड ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्री है याद है आप लोगों को? उस दूसरे वाले क्वाड के बारे में बताया आप लोगों को कितनी बार, उसका नाम बताइए, उसमें कौन कौन सी कंट्री है, और ये बताना है किसके द्वारा उस क्वाड ग्रुप को सजेस्ट किया गया था, ये भी आप लोग बताइएगा। तो एक वो वाला क्वाड ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी अफगानिस्तान में शांति कैसे बनाकर रखनी है, तो सारी कंट्री ये बोल रही है तालिबान जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, अगर उस तरीके से काम करेगा तो ये तालिबान के लिए बेसिकली सही नहीं होने वाला है। तो इसलिए लेकर सही से चीजों को चलना है। आप लोगों को याद होगा एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था कि सिविल वॉर जिस तरीके से जिस पाथ पर आप लोग चल रहे हैं, सर्टेनली आगे चलकर यहां पर अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने वाली है। ये ट्रेजेक्टरी, ये रास्ता यही दिखा रहा है, यानी कि सिविल वॉर सर्टेनली ए पाथ दैट कैन बी विजुअलाइज इफ अफगानिस्तान कंटिन्यू ऑन दिस ट्रेजेक्टरी। यानी कि अगर इसी ट्रेजेक्टरी पर, इसी राह पर, इसी पाथ पर अगर अफगानिस्तान चलता रहता है तो सिविल वॉर होगी यहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की जनता और तालिबान के बीच में। तो अगर इसको रोकना है तो इसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान जो है ये एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली साउथ एशिया के अंदर। तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इधर आप लोगों को अपनी कंट्री का भी बॉर्डर टच होता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देख सकते हैं। अभी मुद्दे क्या क्या है पहले समझ लेते हैं। पहले तो ये बोला गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो कंडीशन है, ठीक है, तो जो पड़ोसी देश है उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक जो गेन अफगानिस्तान के द्वारा 2 दशकों तक यहां पर अपनी हेल्प की गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है कई बार, 1995 के या फिर 1990s में आप लोग बात करिए तो तालिबान का पावर यहां पर हुआ करता था। उसके बाद में फिर यहां पर अभी फिलहाल जो है आराम से काम होते हुए एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू चीजें जो है वो एस्टेब्लिश की गई हैं। तो बोला ये जा रहा है कि इतने लंबे समय तक जो कुछ गेन किया है, एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, कई सारी चीजें यहां पर बढ़ती नजर आई है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था ना, एक मिनट, सेकेंड, कि क्या क्या इंपैक्ट यहां पर अफगानिस्तान में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इतने सारे लोगों की जान चली गई यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, इतने सारे यूएसए के भी लोगों की जान गई यहां पर, कई सारी और पुलिस मिलिट्री उनकी जान गई, अपोजिशन के फाइटर उनकी जान गई। तो दुनिया भर के बेसिकली बोला रहा है 2,41,000 के करीब जो लोग हैं अब तक यहां पर इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर महिला और बच्चे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनकी जान जा रही है। तो काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान यहां पर गई है। और तालिबान जो है वो आराम से कंट्रोल भी करता हुआ आ रहा है। अगर आज के में देखिए यहां पर तालिबान का कंट्रोल काफी लार्ज स्केल पर हो चुके हैं। तो तालिबान कंट्रोल डार्क है और बाकी के दूसरे एरिया में भी तालिबान अपना दबदबा जमा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 85% अफगानिस्तान जो है वो लगभग तालिबान के कंट्रोल में आता हुआ जा रहा है। अब बोलने वाला मुद्दा यहां पर ये, जब यहां पर तालिबान नहीं था तो तब एजुकेशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। इसी के साथ में हेल्थ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, इंटरनेट वगैरह भी लोग को जो है काफी लार्ज स्केल पर अब यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी के साथ में और भी कई सारे डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर। तो यहां पर जब से यूएसए आया तो कई सारे डेवलपमेंट हुए, पर लेकिन वो चीजें तालिबान के टाइम पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। तो लगभग 20 सालों तक जो इनके द्वारा ये हरकतें की गई हैं इस तरीके से अपना आराम से चीजें, तो उसको किस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे। अभी फिलहाल जो है ये सारी चीजें जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर स्टैब्लिश हुआ है लगभग 20 सालों के अंदर, तो
तो वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से चले थे, तो यानी कि इसलिए बोला पृथ्वी गोल है, जहां से चले थे वहीं आगे, तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अफगानिस्तान के अंदर ही सिचुएशन है। अभी बात करें तो यहाँ पर 2 मीटिंग हुई, एक तो हुई यहाँ पर दुसान में, ठीक है, और दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर बेसिकली ताशकंद के अंदर। तो यहाँ पर जो दुसान में है, यहाँ पर देखिएगा ये तजाकिस्तान, और ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर अभी मीटिंग हो रही है जिनमें हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। संघाई कॉर्पोरेशन की हुई दुसानवे के अंदर, उसी के साथ में जो यहाँ पर सेकंड हुई यहाँ पर सेंट्रल और साउथ एशियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस ताशकंद के अंदर में। तो अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के ऊपर ये बात की जा रही है। यूएसए की नेटो जो है यहाँ पर, जब से इनके द्वारा बैग्राम जो ये एयर बेस था जहां से इन्होंने अपनी फोर्स को हटाया, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये है बैग्राम एयरबेस, काबुल के पास में था यहाँ पर। तो इसकी तरफ को तालिबान बढ़ते हुए नजर आए यहाँ पर, जैसे यूएसए की फोर्स जो है इसको सौंप कर गई। तो इसके चलते ये लग रहा था सारी चीजें जल्दी जल्दी तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगी। तो अभी ये है कि कैसे इस चीजों को नॉर्मल करना है आप लोगों को, तो समझना पड़ेगा। तालिबान जो है वो बॉर्डर एरिया में अटैक कर रहा है, जिस कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करते हैं अफगानिस्तान के। जैसे कि आप लोग देखते हैं तालिबान जो है, अगर मान लीजिए कल को तालिबान आ जाता है तो दिक्कत किसको होगी? ईरान को दिक्कत होगी, तुर्कमेनिस्तान को दिक्कत होगी, उज्बेकिस्तान को दिक्कत होगी, तजाकिस्तान को दिक्कत होगी, इवन अपनी कंट्री को भी दिक्कत होगी, और पाकिस्तान को तो पता नहीं दिक्कत होगी या नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो चीजें सपोर्ट ही कर रहा है। तो बोला यहां पर ये जा रहा है कि अगर तालिबान इसी तरीके से चलता रहा, अभी फिलहाल क्या कर रहा है, टेरिटरी को ऑक्युपाई कर रहा है और सप्लाई चेन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, ताकि उस तक सप्लाई न पहुंचे। तो कल को अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी ना, कि हाँ वो जो आकर लेट जाता है महल के सामने, उसके बाद में बोलता है कि देखते हैं कब तक ये रुकते हैं, ठीक है। तो वहां पर उस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यानी कि सप्लाई बंद कर दो, अनाज दाल खाना पाना सब बंद कर दो, तो फिर ये सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग चीजों को उस तरीके से लेकर चलें ताकि यहां पर शांति रह सके किसी न किसी तरीके से। तो यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई, यहां पर रसिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तो 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 4 सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो सबका काफी बड़ा रोल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में कि कैसे अफगानिस्तान में शांति रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह, ताशकंद में जो उज्बेक के प्रेसिडेंट है, यहां पर उनके द्वारा अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को बोला कि खूब गाली दो जितनी पाकिस्तान को तुमको देनी है, यानी कि पाकिस्तान को इनके द्वारा गाली देने के लिए छूट दे दी, अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग पाकिस्तान को सुना सकते हो अगर अंदर का कुछ गुबार निकालना है। उन्होंने बोला पाकिस्तान फेल हो चुका है तालिबान को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जो बोला गया था। और आज की डेट में तालिबान जो है खुलकर सामने आ रहा है और कोई इसको रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इंश्योर करना चाहिए कि तालिबान जो है वो आकर नेगोशिएशन करे जल्दी से जल्दी, और इसी के साथ में पाकिस्तान के ऊपर इसका प्रेशर बनाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो खान साहब हैं, उनके द्वारा जो है इसके बारे में बोला गया कि ये गलत बात है, ऐसे आप लोग नहीं बोल सकते, पर लेकिन रियलिटी तो यही है। तो यहां पर रीजनल ग्लोबल और जो रीजनल और ग्लोबल प्लेयर है उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि आसपास की कंट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि तालिबान का जो घिनौना चेहरा है वो फिर से सामने वही वाला निकल कर आए, जैसे पहले टाइम पर जो बहुत ज्यादा अत्याचार लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर देखने को मिलेगा पूरी सोसाइटी में। वहां पे बिल्कुल एक वो नहीं कहते कट्टरपंथी रूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उससे काफी सारी बर्बादी होती नजर आएगी। तो क्या है, यहाँ पर इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री जो है उनको यहाँ पर बेसिकली काम करना चाहिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना बने, ठीक है। इसी के साथ में दिक्कत क्या होगी अगर ऐसा कुछ होता है, रिफ्यूजी देखने को मिलेंगे आसपास वाली कंट्री में, सब में यहां से लोग मारेंगे जाएंगे, काटे जाएंगे, तो भागेंगे, फिर वहां से एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोगों को बेसिकली आप लोगों ने अगर बात करें, जो ये सारे जो आप लोगों के सामने ये टेररिस्ट ग्रुप लिख रखे हैं यहाँ पर, ये वो वाले टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। तो अगर हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो और ज्यादा आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा आप लोगों को फैलते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते आप लोग अभी तो ये देख रहे हैं कि ये काम किया जा रहा है इनके द्वारा, जो बेसिकली तालिबान के द्वारा, तो आगे चलकर ये सेम काम जो है ये इसी लेवल पर आप लोगों को सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ये सारे भी जो ग्रुप हैं वो भी यहाँ पर पलते हुए नजर आएंगे। अलकायदा हो गया, एलईटी हो गया, जेईएम हो गया, ठीक है। तो अलकायदा हो गया यहाँ पर, ये एलईटी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद हो गया, ईटीएम, और ये आईएमयू, ये क्या है इसको जाकर सर्च कीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म बताना आप लोग, ठीक है। कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं कई सारे टेररिस्ट ग्रुप के नाम, और उनके बोलते हैं किस कंट्री में आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के नाम कम से कम आप लोगों को बताने हैं, और क्वेश्चन के जब आंसर दिया करो उसमें कोशिश ये करनी है कि इस तरीके से आंसर देना है ताकि आप लोग उसको प्रॉपर एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है। तो उस तरीके से इसी के साथ में तालिबान रूल जो है वो अर्लियर जो देखने को मिला था उस टाइम पर ये सारी हरकतें हुई थी, तो फिर से ये हरकतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा शांति में हम लोग को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अगर फिर से जिसने पहले क्वेश्चन नहीं लिखा था तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन की तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एक तो कम से कम जरूर लिखेगा, बाकी आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग लिखना चाहते हैं या फिर नहीं। ये जो आर्टिकल है बेसिकली इसमें कुछ बातें बोली जा रही है, जैसे कि अभी बात करें तो यहां पर ये बोला गया ऑल ओवर वर्ल्ड में 26% जो पॉपुलेशन है वो कोविड-19 की दवाई ले चुकी है।
आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के चलते हमारे देश में काफी सारी बर्बादी हुई। अभी कुछ ऐसी कंट्री है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, वहां पर जहां पर काफी अच्छे 50% से ज्यादा जो परसेंट पॉपुलेशन है वो दवाई ले चुकी है। अपनी कंट्री में अगर देखें कुछ लोग ऐसे हैं जिसने अब तक यहां पर किसी एरिया में दवाई नहीं दी गई है, वहां पर दवाइयां पहुंच भी नहीं पा रही है। और यहां पर 34% ओनली ऐसी पॉपुलेशन है जिसको अभी हम लोगों ने 1 डोज दिया है ओनली, मतलब वो एक डोज मिला है अब तक लोगों को, ठीक है। फुल्ली वैक्सीनेटेड आप लोग 3 से 4% ओनली लोग देखने को मिलेंगे पूरी पॉपुलेशन के। तो ये कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर जो चीजें आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड होती नजर आएंगी, और जो गरीब कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर उनके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर अभी ये इस तरीके की कंडीशन बन गई है कि अगर ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है और एक तरीके से उसको रिवाइव आसानी से नहीं कर पाएंगे। और इसी के बेस पर कोविड-19 की जो थर्ड वेव आ सकती है उसके बारे में बात करें तो वो भी काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। तो जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग सोल्व करके चलें जल्दी से जल्दी। एक दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सब लोगों तक दवाइयां पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहां पर देखने को मिल रही है। ये अगर बात करें, अभी एक दुर्घटना देखने को मिली, जैसे जैसे बारिश होती है कुछ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो यहां पर एक 31 के करीब लोगों की जान चलेगी रेन की वजह से। यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर लैंडस्लाइड हुई, उसकी वजह से दिक्कत निकल कर आई, ठीक है। बात की जा रही है मुंबई वाले एरिया में, ओके। तो ये काफी एक दुर्घटना देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसी के चलते यहां पर अभी फिलहाल ये बोला जा रहा है कि सारी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर कई सारी बातें की जा रही है। तो देखते हैं मॉनसून सेशन के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल ये है कि कंस्ट्रक्टिव एक डिसीजन होना चाहिए यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। बोला यह जा रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिलकर अगर काम करेंगी तो काफी कुछ एक सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है अभी आगे। जो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उनके द्वारा हाथ में आ गई है कांग्रेस की कमांड पंजाब के अंदर में। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर ये जो बेसिकली सीएम बनते हुए नजर आए, देखो जो भी होगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो अगर पंजाब वासी के बारे में, अगर जो पंजाब से लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग किसको चाहते हैं सीएम देखना, कि हाँ ये इंसान ने सही काम किया, ये इंसान सीएम होना चाहिए, तो आप लोग किसको चाहते हैं बताइए जरा। यहाँ पर दानिश सिद्दीकी जिसकी डेथ हुई अभी अफगानिस्तान के अंदर में, तो उनके बारे में यहां पर बेसिकली दिखाया जा रहा है। तो काफी लार्ज स्केल पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बात की गई। इवन यूएन के अंदर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि एक जर्नलिस्ट की इस तरीके से डेथ हो गई तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था जर्नलिज्म के फील्ड में इनको, तो याद रखिएगा इनके बारे में। एक इंडियन जर्नलिस्ट थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। आगे अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई गई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में खाने की व्यवस्था ढंग से नहीं होती है, बहुत परिवार है गरीब, एक टाइम का खाना खा पाते हैं, तो माँ बाप मिड डे मील स्कीम के चलते बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। तो उसके चलते कई सारे बच्चों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसके चलते यहाँ पर कई सारे बच्चों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। तो कई सारे फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बोला यही जा रहा है कि ये स्कीम जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। याद रखिएगा 1995 में ये स्कीम जो थी वो स्टार्ट की गई थी ताकि बच्चों को जो कुक फूड है वो प्रोवाइड कराया जा सके, उनका एनर्जी लेवल, उनका प्रोटीन या फिर जो भी एक तरीके से उनकी हेल्थ है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जा सके। तो उसके चलते ये स्टार्ट की गई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते बंद हो गई तो दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिली। तो ये अभी न्यूज में था। आफ्टर उत्तर प्रदेश और इसके साथ में उत्तराखंड, अब यहां पर दिल्ली के द्वारा भी कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। मैंने बोला था ना आर्टिकल 21 याद रखिएगा। तो उसके चलते राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ के चलते इंसान की जान है तो जहान है, तो कांवड़ यात्रा को अभी यहां पर रोक दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और अगर कोई फिर भी यहां पर इस तरीके मतलब कांवड़ को लाने की कोशिश करेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का और इसी के साथ में सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का, तो वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। यानी कि दंडनीय अपराध है, जब इसको एक बार रोक दिया तो फिर ये रोक दिया। तो इस तरीके से समझिएगा। आगे अगर बात करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो नालसा का ये केस था 2014 का। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर बनाया गया। अब थर्ड जेंडर बनाया गया तो उनको हक देने हैं सारे, तो वो हक उनको कुछ प्रोवाइड कराए गए। तो अभी उसी चीज को आगे लेकर यहां पर चला जा रहा है। उड़ीसा में जो बेसिकली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यहां पर तैयारी की जा रही है, तो उसमें कई सारे ट्रांसजेंडर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से सपोर्ट किया जा रहा है, तो हक की बात है तो अच्छे से चीजें चलनी चाहिए। अभी अगर बात करें यहां पर एक पड़ोसी के द्वारा, देखिए अगर किसी से पैसे लेते हैं ना उधार, तो उसके पैसे दे देना, ठीक है, किसी के पैसे रखना मत। एक पड़ोसी के द्वारा एक पड़ोसी को निपटा दिया यहां पर, क्योंकि 25,000 रुपए उसने उससे उधार ले रखे थे और अभी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो ये इस तरीके की घटना आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मुरादनगर में ये बेसिकली देखने को मिली, जो कि एनसीआर वाले रीजन में आता है, उत्तर प्रदेश का ये एरिया। तो ऐसी दुर्घटना भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि किसी से पैसा लो तो उसका टाइम पर रिटर्न कर दो, या फिर उसको बोलो कि इस टाइम तक मिल जाएगा और उसको टालो मत, वरना आगे पैसा भी नहीं देगा इंसान और ऊपर से रिलेशन बर्बाद वैसे होंगे। को तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नॉर्मल तरीके से तो किसी को पैसे दे हुए मत, अगर नॉर्मल है, अगर लगता है क्रिटिकल कंडीशन है तभी किसी को पैसे देने, ठीक है। अभी ये केस है यहाँ पर हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है,
उसमें हमारी कंट्री के लोग भी जाते हैं कई सारे। तो यूनाइटेड नेशन के जहां पर भी प्रोग्राम चलते हैं उसमें कई सारे फोर्स जाते हैं। तो यहां पर लगभग 93 के करीब सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको ट्रेन किया गया, उनका एग्जाम लिया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया गया और फिर उनको अब तक किसी भी यूएन के ऑपरेशन में डिप्लॉय नहीं किया। तो ये बेसिकली कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, पिटीशन को बोला ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, हम लोग इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहां पर बोलकर इनको साइड में कर दिया गया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये हो गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में क्यों जाना चाहते हैं हमारी कंट्री के जवान? देखिए वहां पर एक तो खासकर एक सैलरी वगैरह काफी अच्छी हो जाती है। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो पता चला डबल सैलरी हो रही है, ठीक है, अच्छी खासी पैसे मिल रहे हैं। तो कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है कि पैसे ठीक ठाक कमाए जाते हैं, आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई करनी है और भी कुछ चीजें घर बार बनाना है किसी को, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। तो कई सारी ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा आसपास में कि हाँ यार वो तो वहां गया है उस देश में, और एक टैग भी लग जाता है कि बाहर देश में चला गया, ठीक है, तो उससे भी सोसाइटी में एक स्टेचर बढ़ता है। तो वो भी चीजें देखने को मिलती है। केरला के अंदर अभी यहां पर पर्टिकुलर जो ये बेसिकली मलामपुज्जा जो बेसिकली यहां पर डैम है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला जा रहा है नजर रखो ताकि दिक्कत ना देखने को मिले। एचएएल जो है काफी अच्छा काम कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हमारी कंट्री में कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते अभी यहां पर फिर से चीजें आगे बढ़ रही हैं ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहे। तो एचएएल के द्वारा प्लान किया जा रहा है मीडियम जो यहाँ पर लिफ्ट है चोपर के बारे में भी, ठीक है, तो इसके चलते ऑल सर्विस को फायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। तो देखते हैं कब तक चीजें हो पाती है। तो हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। सिविल सर्विस जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक केस कोर्ट के अंदर है, वो आज सुना जाएगा कोर्ट के द्वारा कि जो 2020 में एक तरीके से अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाए या फिर जो ढंग से सिचुएशन में नहीं थे कुछ इस तरीके से, अक्टूबर के टाइम पर जो पेपर हुआ, ठीक है, तो उनको क्या फिर से अटेम्प्ट मिलना चाहिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसके बारे में भी बात चल रही है। तो आप लोग क्या लगता है मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? देशद्रोह का जो चार्ज लगाया जा रहा था सेक्शन 124 आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, तो उसको बोला जा रहा है कि उसको यहाँ पर जो सेडिशन के जो केसेस थे, ठीक है, जो ये यहाँ पर बोला गया कि ये लगभग 2014 से लेकर 2019 तक का इतने केस फाइल किए गए यहाँ पर, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि केसों की क्वांटिटी जो है यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। देशद्रोह का चार्ज अपने ही देश के खिलाफ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला ना कि इसको आगे से हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसको हटाने की बात की जा रही है, तो उसी के चलते ये न्यूज में है, ठीक है। तालिबान बेसिकली पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाह रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि चलो शांति में काम करते हैं। तो देखते हैं कैसे काम चलते हैं यहाँ पर। अभी काफी सारी चीजें यहाँ पर न्यूज में आगे कैसे हो पाता है तो इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, डिस्कस करेंगे। जर्मनी के अंदर फ्लड है काफी ज्यादा, यूरोप के अंदर लगभग 184 के करीब लोग मारे जा चुके हैं बाढ़ के आने की वजह से, तो ये काफी बुरी कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जूलिया ड्यूकोयूरनस के बारे में। इनको एक ट्रॉफी मिली है जिसको बोलते हैं पाम द ओर, ठीक है, फॉर द फिल्म टाइटन के लिए, तो ये अवार्ड यहां पर इनको मिला है। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज यहां पर दे रखी थी, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। कोको आइलैंड के बारे में बात की तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये आइलैंड, आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो कोको आइलैंड जो है बेसिकली काफी स्मॉल आइलैंड है बंगाल के अंदर और पार्ट है यहाँ पर ये म्यांमार का, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर चलते हैं यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली माउंट फेयरवेदर के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है कनाडा के पास में, आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर ये कनाडा के पास, क्या कनाडा के अंदर ही है यहाँ पर ये, तो आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे थे तो इनका आंसर आप लोगों के सामने है। तो कैसा रहा ये आज का डिस्कशन जरूर बताएगा और आप लोग इसको रेट कर सकते हैं लेक्चर को कैसा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।